एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड पीसीएम पर। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं 12वीं के गणित का पेपर जिसका कोड है 324 EZ 2024 का तीसरा सेट। और इस सेट का आज तीसरा पार्ट हम सॉल्व करेंगे। पहले के दो पार्टों को मिला करके हमने सवाल नंबर 5 के सभी पांचों खंडों तक का हल कर दिया है। और आज के इस पार्ट में हम सवाल नंबर 6 के सभी खंडों को और सवाल नंबर 7 के सभी खंडों को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। पहला सवाल है 6वें का। यदि रेखाएं x - 1/-3 इक्वल y - 2/2 के z - 3/2 और एक दूसरी रेखा है x - 1/3 के y - 1/1 और z - 6/-5 दोनों आपस में लंबवत हों तो k का मान बताओ। तो लंबवत और समांतर की घटना में जो नीचे नंबर लिखा होता है केवल उन्हीं से मतलब होता है। तो सवाल लिखते हैं। सवाल नंबर 6 इसका पहला खंड। सवाल में एक रेखा है x - 1/-3 बराबर है y - 2/2 के और z - 3/2। ये एक रेखा है और दूसरी है x - 1/2 के y - 1/1 और z - 6/-5। ये दो रेखाएं हैं। तो इसमें कहा है अगर दोनों परस्पर लंबवत हों तो k का मान बताओ। तो यहाँ पे हमें इन रेखाओं में ये जो नीचे नंबर लिखे हैं हमें केवल इनसे मतलब है, ना कि ऊपर वालों से मतलब है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेखाओं के लंबवत होने पर एक कंडीशन होता है, वो होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। अब कहोगे A1 A2 कहाँ है? तो पहले वाले में जो नीचे लिखा है ये है A1 B1 C1। दूसरे में जो नीचे लिखा है ये है A2 B2 और C2। तो इनका गुणनफल 0 होना चाहिए। तो -3 का गुणा 2k में करेंगे। एक बार लिख देते हैं यहाँ पे कि A1 की वैल्यू है -3, B1 की वैल्यू है 2k और C1 की वैल्यू है 2। A2 की वैल्यू है 2k, B2 की वैल्यू 1 और C2 की वैल्यू -5। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे यहाँ पे ऋण 6 के आएगा और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो धन में आएगा यहाँ पे 2। यहाँ एक चीज लिखने में थोड़ी सी गलती हुई। यहाँ पे सवाल में दिया था 3 के, अगर 2 के रहता तो ऐसे ही आता। तो यहाँ पे दूसरे में रहेगा 3 के, तो ये हो जाएगा 9। अगर यहाँ पे 2 के रहता तो यहाँ पे वही आता जो पहले लिखा था। 3 का गुणा 3 में 9 हो गया, 2 का गुणा 1 में 2 और 2 का गुणा 5 में ऋण 10 बराबर हो जाएगा 0। तो -9 के प्लस 2 के यानी -7 के और 10 दूसरी साइड में हो जाएगा 10। तो k की वैल्यू हो जाएगी 10/-7 और यही इस सवाल का जवाब होगा। तो ये एक सिंपल सा सवाल है। आप इसको चाहे दूसरे तरीके से लगा सकते हो, इसको सदिश समीकरण में बदल करके उसके बाद आप इसमें डॉट गुणा करके भी इसको शून्य करके दिखा सकते हो। अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं आप 6वें का दूसरा खंड। एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योगफल 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की साप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो। सवाल नंबर 6 का दूसरा खंड। सवाल में है पासे 2 बार फेंके गए हैं तो कुल संभावनाएं 36 होंगी। ये चीज आपको पहले से पता है। और यहाँ पे कहा है कि उन संख्याओं का योगफल 6 आना चाहिए, तो जोड़ के 6 आना चाहिए। पासों को
2 बार फेंकने पर योगफल 6 आने की संभावना जो संभावना आ रही है उसको हम यस से दिखा रहे हैं। और क्या क्या हो सकता है वो 6 आने के लिए, 1 और 5 हो सकता है, 5 और 1 हो सकता है, 2 और 4 हो सकता है, 4 और 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये इतना ही कंडीशन होगा जब योगफल 6 आएगा, बाकी और कोई अन्य कंडीशन नहीं होगा। लेकिन इसमें कंडीशन क्या दिया है कि हमें केवल उन्हीं को लेना है जिसमें कम से कम एक बार 4 आए। तो वो 2 और 4 है, 4 और 2 है। तो यहाँ अगला कंडीशन भी लिख देते हैं, न्यूनतम एक पासे पर चार होने की संभावना, उसको हम ई से दिखा देते हैं। तो वो होगा 2, 4 और 4, 2, यही होगा। न्यूनतम 4 होने के लिए केवल ये 2 कंडीशन होंगे, और यहाँ पे योगफल 6 होने के लिए ये 5 कंडीशन, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए पीई बराबर NE बटे NS। ई में टोटल कुल कितने लोग हैं, 2 लोग, और यस में कुल कितने लोग हैं, 5 लोग। और ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। उसके बाद देखते हैं अगला सवाल, आप इसको लिख लीजिए। सवाल दिया हुआ है, व्यवरोधों 3x + 4y ≤ 60 और x + 3y ≤ 30, जहाँ पे x और y की वैल्यू 0 से बड़ी और बराबर होनी चाहिए, और z का मान दिया 8000x + 12000y। इसका अधिकतमीकरण करो, यानी मैक्सिमम वैल्यू z की बतानी है इन दोनों कंडीशन के लिए। तो सिंपल क्या करना है आपको, ये जो लेस और ग्रेटर के साइन होते हैं इनको मुक्त करके आपको इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। ये है सवाल नंबर 6 और इसका तीसरा खंड। सवाल में एक इक्वेशन है 3x + 4y ≤ 60। इस समीकरण के लिए हम लिखेंगे इसको 3x + 4y = 60। एक समीकरण हम इसको बना देंगे, और एक जो दिया हुआ है x + 3y ≤ 30, तो यहाँ से इसको बना देंगे x + 3y = 30, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे बराबर का भी साइन है। अब इन दोनों समीकरणों को आपको सॉल्व करना है, विलोपन, वज्र गुणन, प्रतिस्थापन जैसे भी। तो अगर मान लो विलोपन से लगाओगे तो इसमें 3 से गुणा कर दो, 3x + 9y = 90। आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 9 और ये 4 यानी 5, और 9 और 6 ये घट जाएगा तो आएगा यहाँ पे 30। तो उस हिसाब से यहाँ पे आप वैल्यू निकाल सकते हो कि y की वैल्यू 6 आएगी। यहाँ पे चलो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हम इसमें 3 से गुणा करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x + 9y, और ये हो जाएगा 90। इसको चलो हम तीसरा इक्वेशन कह देते हैं। ये कैसे बना, इसी में 3 से गुणा करने पर। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 90 में से 60 घटाएंगे तो 30 आएगा, यानी y की वैल्यू आएगी यहाँ से 6। जब y की वैल्यू 6 आएगी यहाँ से, तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 12। यानी इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 12 मिल गई और y की वैल्यू 6 मिल गई। यानी ये दोनों समीकरण जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वहाँ पे ये बन जाएगा। तो अब पहले समीकरण के लिए और दूसरे समीकरण के लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे। सवाल बिल्कुल आसान होता है ये। तो पहले समीकरण के लिए आप ध्यान दो, जब हम x का मान 0 करेंगे, इसी को ले लो, जब x का मान 0 हम रखेंगे तो 4y का मान 60 है, यानी y का मान आएगा 15। तो यहाँ कहीं पे मान लेते हैं वो निर्देशांक है 0, 15।
अब जब हम y को 0 रखेंगे तो x का मान 20 आएगा। जब हम y को 0 रखेंगे तो x का मान आएगा, देखो यहाँ 0 रखोगे तो x का मान 20 आएगा। अब आप इसको मिला दो, तो ये मिलाने पर ये जो समीकरण बना, इस समीकरण का नाम लिख दो। ये है 3x + 4y = 60 है। ये वाली समीकरण नहीं है, ये वाली समीकरण है। और जब लेस की बात करोगे तो नीचे का भाग आपको छायांकित कर देना होगा, और जब ग्रेटर की बात हो तो इसके एबव का भाग आपको छायांकित करना है। अब दूसरा वाला जो है x + 3y = 30, यहाँ पे x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 20। y की वैल्यू 20 नहीं, सॉरी 10 आएगा। 3y वैल्यू 30 यानी y की वैल्यू 10। तो ये मान लेते हैं, ये है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10। और जब y की वैल्यू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 30 आएगी, यानी कहीं आगे आएगा। तो हम इन दोनों पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू 0। इस समीकरण का नाम लिखेंगे x + 3y = 30, और इस पॉइंट का नाम है 12 और 6, क्योंकि यहीं पर ये दोनों कट रहे थे। तो अब लेस देन की बात है तो ये अंदर वाला भाग हमें छायांकित करना है, इसी में इसका मैक्सिमम वैल्यू खोजना है। अब मैक्सिमम वैल्यू खोजने के लिए आपको एक चार्ट बना लेना है, सिंपल सा। एक में x की वैल्यू लिखनी है, एक में y की वैल्यू लिखनी है, और एक में z की वैल्यू लिखनी है। जहां z का मतलब है 8000 x और 12000 y। तो यहाँ पे कुल कितने निर्देशांक हैं? देखो, x का मान 0 रखना है और y का मान 10 रखना है। तो x का मान 0, y का मान 10 रखेंगे तो यहाँ पे z का मान आएगा सिंपल 12000। x का मान 20 रखो, y का मान 0 रखो, तो यहाँ पे आएगा 1,60,000। ये यहाँ पे 12 नहीं, 1 लाख बल्कि 20,000 हो जाएगा। जब हम 10 रखेंगे, एक 0 बढ़ जाएगा, और ये जब 20 रखेंगे हम तो ये हो जाएगा 1,60,000। अगली वैल्यू हमें लेना है 12 और 6। x का मान 12 रखेंगे तो 12 × 96,000 हो जाएगा, और x का मान 6 रखेंगे तो 12 × 6 = 72, 96,000 और 72,000, ये मिला के हो जाएगा 1,68,000। तो इन सभी में आप देखोगे कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1,68,000, यानी अधिकतम मान जो आएगा, अधिकतम मान 12,6 पर 1,68,000 है, और यही इस सवाल का जवाब हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं सवाल नंबर 6 का तीसरा खंड। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर है 6 का चौथा खंड। ए वेक्टर की वैल्यू है a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। इसी प्रकार से बी वेक्टर और सी वेक्टर की वैल्यू दिया हुआ है। तो कहा दिखाओ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। यह है सवाल नंबर 6 का चौथा खंड, जिसमें ए वेक्टर की वैल्यू है a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप। बी वेक्टर की वैल्यू है b1 i कैप, b2 j कैप और b3 k कैप। सी वेक्टर की वैल्यू है c1 i कैप, c2 j कैप और c3 k कैप। तो जो दिखाना है सबसे पहले उसका लेफ्ट हैंड साइड है, वो है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर प्रूफ करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले आपको बी वेक्टर क्रॉस ये बी वेक्टर सी वेक्टर जोड़ना है, उसके साथ ए का क्रॉस गुणा करना है।
तो ये बी वेक्टर और सी वेक्टर का योगफल कितना होगा, b1 प्लस c1 आई कैप, b2 प्लस c2 जे कैप और b3 प्लस c3 के कैप। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी निकालना है, तो ये लिखा जाएगा आई जे के। ए वेक्टर के लिए वैल्यू है यहाँ पे a1 a2 a3 और इसके लिए b1 प्लस c1 b2 c2 b3 c3। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो, तो आई कैप गुणा होगा a2 का इसमें, तो हो जाएगा ये a2 b3 a2 c3 माइनस में a3 b2 और माइनस में a3 c2। ये आई की वैल्यू बन जाएगी, माइनस में यहाँ लिख देते हैं माइनस में जे कैप, तो ये स्तंभ और पंक्ति गायब होगा a1 b3 और उसके बाद a1 c3 माइनस a3 b1 और माइनस में a3 c1। ऐसे ही के कैप वाला आएगा प्लस करके a1 b2 और a1 c2 माइनस a2 b1 माइनस a2 c1। तो ये आई जे के ये सारी वैल्यू आ गई a क्रॉस b प्लस सी के रूप में। अब जो प्रूफ करना है उसका राइट साइड है a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी, ये चीज है। तो सबसे पहले आपको a क्रॉस b निकालना है, फिर a क्रॉस सी निकालना है। तो a क्रॉस b भी ऐसे ही निकलेगा, आपको लिखना है आई जे के। a की वैल्यू है a1 b1 c1 और b की वैल्यू है a1 b1 c1 नहीं सॉरी a1 a2 a3 और b की वैल्यू b1 b2 b3 प्लस जो दूसरा है a क्रॉस सी वो है आई जे के और यहाँ हो जाएगा a1 a2 a3 और सी के लिए c1 c2 c3। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इस आई को लेके प्रसार करना है। तो जब आई को लेके प्रसार करेंगे तो यहाँ पे आएगा a2 b3 और इधर आएगा a3 b2 माइनस जे कैप a1 b3 और a3 b1 प्लस के कैप a1 b2 a2 b1। ये इसका हो गया। अब दूसरे वाले का प्रसार करेंगे तो प्लस में करके आई कैप a2 c3 और a3 c2 माइनस जे कैप आएगा a1 c3 माइनस a3 c1 प्लस के कैप a1 c2 और a2 c1। ये आया। अब उसके बाद हम इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आई कैप दोनों में कॉमन है, उसको कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा यहाँ पे a2 b3 और a2 c3 माइनस a3 b2 a3 c2 माइनस जे कैप a1 b3 प्लस a1 c3 माइनस a3 b1 माइनस a3 c1 और प्लस में के कैप, ये हो जाएगा a1 b2
A1C2, A2B1 और A2C1। आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आया है i का, वही वैल्यू यहाँ पे भी है, दोनों में सेम। ऐसे यहाँ पे जो वैल्यू j की है वही वैल्यू यहाँ पे j की है, जो वैल्यू इसमें k का है वही वैल्यू यहाँ भी k का है, दोनों आपस में बराबर है। और यही आपको प्रूफ करना था। तो ये हुआ इस सवाल का जवाब। यहाँ शुरू से आप देख सकते हैं कि शुरू से इस सवाल को लगाया गया है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6 का 5वां खंड। हल कीजिए। dy बाई डी एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy। ये भी 5 नंबर का है। हल करना है dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy। तो यहाँ पे आप सवाल देखो, ये एक समघातीय अवकल समीकरण है, जिसमें यहाँ पे देखो x पे 2 की घात, y पे 2 की घात, यहाँ एक एक को जोड़ोगे तो ये भी 2 हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल लगाने के लिए यहाँ पे जो दिया हुआ है y, तो इस तरफ आपको y मान लेना। अगर ये dx बटे dy में होता तो हम x को कुछ मान लेते, तो इसमें हम मान लेंगे कि y बराबर कुछ भी मान लेते हैं, जैसे vx मान लेते हैं। अब यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करोगे जब, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। एक बार v छोड़ेंगे x का करेंगे तो एक आएगा, और x को छोड़ के v का करेंगे तो dv बाई dx आएगा। इसको एक समीकरण मान लो, इसको दूसरा समीकरण मान लो। तो हम यहाँ पे dy बाई dx की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे, v प्लस एक्स dv बाई dx, और x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। y की जगह vx रखेंगे तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे 2xy की जगह पे vx, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर v या vx स्क्वायर। तो x स्क्वायर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर बाई 2v। या यहाँ से हम x dv बाई dx की वैल्यू निकालेंगे तो बनेगा 1 प्लस v स्क्वायर बाई 2v माइनस में v। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस v स्क्वायर माइनस में 2v स्क्वायर बाई 2v। यह हो जाएगा 1 माइनस v स्क्वायर अपान 2v। x की तरफ v की तरफ लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2v बाई 1 माइनस v स्क्वायर dv बराबर 1 अपान x dx। x दूसरी तरफ 1 अपान x, dx नीचे से ये ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इसको चाहे तो रीअरेंज कर दो। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, माइनस में 2v बटे v स्क्वायर माइनस 1 dv बराबर 1 बाई एक्स dx। ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको। अब यहाँ पे हम इसको कुछ मान लेते हैं, फिर से हम मान लेते हैं कि v स्क्वायर माइनस 1 बराबर मान लेते हैं t। इसको हम अवकलन करते हैं v के सापेक्ष, तो इसका हो जाएगा 2v, 1 का 0, और इसका हो जाएगा dt बाई dv, यानी 2v dv की वैल्यू है dt। तो अब इस सवाल में रिप्लेस कर देते हैं, तो माइनस में 2v dv की जगह पे dt, और 1 बाई 2 ये जो v स्क्वायर माइनस 1 है उसकी जगह पे t, तो ये हो जाएगा 1 अपान t dt बराबर 1 अपान x dx। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दो। तो जब समाकलन करेंगे तो चिन्ह लगा देंगे, 1 अपान t dt 1 अपान x dx। तो इसका 1 अपान t का हो जाएगा log t, और इसका हो जाएगा log x, और प्लस में एक कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट को c या c1 log के रूप में ही लिख देते, क्योंकि सारा सवाल लगभग में आ रहा है। आप चाहे तो केवल c के रूप में भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे log c लिख देते हैं। अब यहाँ पे log वाले log t के साथ log x को लगा दो, तो हो जाएगा माइनस में log t माइनस में log x
बराबर हो जाएगा log c। माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं log t इंटू एक्स बराबर log c, क्योंकि प्लस होने पर जो ये चीज़ होती है ये चीज़ आपस में गुणा हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस में log, अब हम t की वैल्यू रखेंगे तो t की वैल्यू थी वी स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स बराबर log c। अब यहाँ से इसको आगे हल करने के लिए आप चाहें तो इस माइनस को नज़रअंदाज कर सकते हैं, माइनस को हम दूसरी तरफ लगा देंगे क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहे तो आप यहीं पे इसको जवाब के रूप में लिख सकते हो, बस v की वैल्यू आपको यहाँ से हटानी है, y बाई एक्स कर देनी है और यही सवाल का जवाब हो जाएगा। और अगर इसको और बेहतर तरीके से सॉल्व करना है तो आप इसको लिख सकते हो log वी स्क्वायर माइनस 1 एक्स बराबर माइनस log c। तो हम उसको ऐसा लिख देते हैं माइनस में log c। या फिर आपको यहाँ पे एक काम और करना था, चाहे तो आप इस माइनस को इधर कर देते तो वो चीज़ इधर आती तो प्लस हो जाती, यानी इस माइनस का लफड़ा ही खत्म हो जाता। तो चूंकि ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे माइनस का इस तरफ चिन्ह भी लगा देंगे तो कोई वैल्यू में अंतर नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ऊपर लगा के 1/c बना देंगे और 1/c से log को हम हटा देंगे, तो इसको हम लिखेंगे वी स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स बराबर ये हो जाएगा 1/c, और 1/c को हम कोई नया कांस्टेंट नाम दे देते हैं, जो होगा वी स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स। मान लो ये कोई नया कांस्टेंट हमने नाम दे दिया a, 1/c को हमने a नाम दिया। अब v की वैल्यू कितनी है, सवाल में आपने y बराबर वी एक्स माना था, तो v की वैल्यू है y बटे एक्स, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स बराबर a। तो इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बराबर a। एक एक्स से एक्स कट जाएगा, केवल नीचे एक्स रहेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए एक्स। और यही इस सवाल का जवाब हो जाएगा। आप चाहें तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के रूप में भी इस सवाल के जवाब को आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो चिन्ह है आप इस चिन्ह को चाहे माइनस में लो या फिर इस चिन्ह को चाहे आप माइनस में ना भी लो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे ये चिन्ह आपकी स्वेच्छा से, आप अपनी इच्छा से आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि ये एक कांस्टेंट टर्म है। आप चाहे ये जवाब में लिखो या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर आप ए एक्स लिख दो, तो भी सवाल में के जवाब में कोई चेंजिंग आने वाला नहीं, क्योंकि ए की वैल्यू अभी फिक्स नहीं है, ये एक कांस्टेंट है। तो यही है इस सवाल का जवाब। हम शुरू से दिखा देते हैं आपको पूरा सवाल। सवाल नंबर 6 का 5वां खंड है और ये इस पूरे खंड का सलूशन है, ये यहाँ से यहाँ तक। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल अगला है 7वां और इसमें कहा है कि कोई एक खंड हल करो। समीकरण निकाय को सॉल्व करना है। x माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू 4 है, 2x प्लस वाई माइनस 3z की वैल्यू 0 है और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 2 है। इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं। सवाल नंबर 7 इसका पहला खंड है और सवाल में दिया है x माइनस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू है 4 और एक समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस में 3z की वैल्यू है 0 और एक समीकरण है x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू है 2। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम x y z के गुणांकों को लिखेंगे। 1 ऋण 1 1, 1
ऋण 1 और 1, दूसरे में है 2 1 और ऋण 3, तीसरे में है 1 1 1, और यहाँ पे लिखेंगे x y z, और यहाँ पे इनकी वैल्यू 4 0 और 2। इसको हम नाम देंगे a, इसको नाम देंगे x, और इसको नाम देंगे हम b या y। तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी a इनवर्स इंटू वाई, मतलब हमें हर हाल में a इनवर्स निकाल के y के साथ गुणा कर देना है। तो सबसे पहले हम a इनवर्स निकालने के लिए इस a का मैग्नीट्यूड लेंगे, तो वो होगा सबसे पहला पद 1, 1 का गुणा 1 में 1, और 1 का गुणा ऋण 3 में ऋण 3 आएगा, लेकिन चिन्ह बदल देंगे तो ये हो जाएगा धन, फिर ऋण आगे लगाना और यहाँ पे पहले से है, पंक्ति स्तंभ गायब करेंगे तो 2 1 2 धन 3, फिर आगे 1 लिखना है, 2 1 2 ऋण 1, तो ये जवाब में आएगा 4 धन 5 धन 1 बराबर ही आ जाएगा 10। अब उसके बाद हमें निकालना है इनके एक एक अवयव को लेकर के नया अवयव बनाना है। तो नया अवयव बनाने के लिए स्तंभ पंक्ति गायब करेंगे, एक करने में, यानी ये आएगा 1 धन 3 यानी 4, a1 2 माइनस चिन्ह रहेगा, पंक्ति स्तंभ गायब करेंगे, 2 1 2 धन 3 यानी ऋण 5, a1 3, पंक्ति स्तंभ गायब करेंगे, 2 1 2 ऋण 1 यानी 1, a2 1 माइनस चिन्ह लगाएंगे, ऋण 1 और ऋण 1, ऋण 2 आगे ऋण लगाइए, 2 हो जाएगा ये a2 2, ये पंक्ति स्तंभ गायब एक करने में, यानी ये आएगा 1 ऋण 1 यानी 0, a2 3, तो 2 3, ये पंक्ति स्तंभ गायब होके बचेगा 1 करने में 1 धन 1 यानी आएगा ऋण 2, a3 1, तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 और ऋण 1 यानी आएगा 2, a3 2 ऋण चिन्ह स्तंभ और पंक्ति गायब, तो ऋण 3 ऋण 2 यानी आएगा 5, और a3 3, ये हो जाएगा 1 करने में 1 धन 2 यानी 3। तो अब यहाँ पे निकालेंगे हम a अवयव का सहखंडज अवयव, वो होगा इन के अवयवों से बनने वाले अवयव का परिवर्त। तो ये हुआ 4 2 2 ऋण 5 0 और 5, 1 ऋण 2 और 3, इसका परिवर्त या तो इसके ऊपर आप ट्रांसपोज टी बना दो या तो डैश का निशान लगाओ, तो ये हो जाएगा 4 ऋण 5 1, पंक्ति को स्तंभ में बदलना है, 2 0 ऋण 2 और 2 5 और 3। अब ये हो गया। अब निकालना है हमें a इनवर्स इंटू वाई। देखो a इनवर्स इंटू वाई ही x की वैल्यू है, तो यहाँ से x यानी x y z, ये जो वैल्यू है a इनवर्स मतलब 1/mod a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये होगा a इनवर्स और इंटू y जो कि 402, तो ये बराबर हो जाएगा 1/mod a की वैल्यू है 10, यहाँ पे देखिए ऊपर है, और एडजॉइंट ऑफ a इसकी वैल्यू है 4 - 5 1 2 0 - 2 2 5 3, और इधर है 4 0 2, तो ये हो गया 1/10, गुणा करो, 4 का गुणा 4 में 16, 2 का गुणा 0 में 0, 2 का गुणा 2 में 4,
ऋण 5 का गुणा 4 में करेंगे ऋण 20, 0 का 0 में 0, 5 का 2 में 10, 1 का गुणा 4 में करेंगे 4, ऋण 2 का गुणा 0 में 0 और 3 का गुणा 2 में 6। तो ये हो जाएगा 1/10, 16 4 20, ऋण 20 में से 10 घटाएंगे तो आएगा ऋण 10 और 6 4 10। तो 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, ऋण 1 1, और यहीं से आपको वैल्यू मिल जाएगी कि एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो है ऋण 2 ऋण 1 1, यानी x बराबर 2, y बराबर ऋण 1 और z बराबर 1। यही इस सवाल का जवाब है। तो यहाँ से आप देखिए इसका पूरा सलूशन, सवाल नंबर 7 का पहला खंड, और ये इसका पूरा का पूरा सलूशन। और उसके बाद अगला सवाल आप देखिए, सवाल नंबर 7 का दूसरा खंड। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, तो हम इसको छोड़ दे रहे हैं आपके ऊपर। सवाल में a की वैल्यू यानी एक अवयव दिया है, तो कहा सत्यापित करो कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, यानी सबसे पहले आपको इसका एडजॉइंट बनाना है। बनाने का तरीका यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से कि किस तरीके से एडजॉइंट बनाया जाता है। एडजॉइंट बनाने का तरीका यहाँ पे आपको मालूम है कि किस तरीके से हम बनाते हैं। तो a का उसके एडजॉइंट के साथ गुणा करके दिखाना है कि वही उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, जिसका i के साथ गुणा करने पर आएगा। और कहा है फिर उसके बाद आपको a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स बराबर होता है 1/mod a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो ये सवाल आप खुद से करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जो आगे के 2 सवाल बचते हैं हम उसको आगे के वीडियो में लगाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो आपको बताने की कोशिश की वो समझ में आया होगा। किसी तरीके का कोई आपका सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।